जब संजना की आंखें खुली तो उसने खुद को मेडिकल रूम में पाया। करण उसके पास बैठा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने उठकर बैठते हुए धीरे से पूछा, मुझे क्या हुआ? करण ने शांत भाव से जवाब दिया, तुम्हें लू लग गई। संजना अभी भी पूरे होश में नहीं थी। इतनी गर्मी तो नहीं है आज, मुझे लू कैसे लग गई? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें यही नहीं पता कि जब तबीयत ठीक ना हो तो सीधा घर जाना चाहिए, उसने रूखेपन से कहा। तकलीफ में संजना की हालत रोनी जैसी हो रही थी। उसने कहा, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम बाहर नहीं आए, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें मुझे रोज ढूंढते हुए नहीं आना है। ये कहकर करण खड़ा हो गया। संजना इस बात पर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें लाल थी और उसमें आंसू आ रहे थे। भले ही वो रोना चाहती थी, लेकिन उसने सिर नीचे झुकाकर अपनी आंसू रोक के रखे थे। करण जो जाने के लिए उठ गया था वहीं खड़ा रहा और पूछा, रो रही हो? संजना ने भोलेपन से सिर हिलाकर कहा, नहीं। जब संजना को लगा कि अब वो बिना कुछ बोले चला जाएगा, तभी उसे सुनाई दिया, मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया। क्या वो देर से बाहर आने के लिए अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मोबाइल भूलने की वजह से उसने मैसेज नहीं देखा? संजना उसे देखकर खुशी से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर करण ने कहा, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, दोबारा मुझे ढूंढते हुए मत आना। संजना दंग रह गई। उसे जाते देख वो जोर से चिल्लाई, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्यार की जरूरत ना हो। उसने करण से मिलने आना जारी रखा। करण के बर्थडे के कुछ दिन पहले उसने स्पेशली उसके लिए कुकीज बनाना सीखा और उन्हें अच्छे से गिफ्ट बॉक्स में पैक करके लाई। हैप्पी बर्थडे करण। उसने गिफ्ट नहीं लिया और संजना को घूर के देखा। जैसे ही संजना ने उसे जबरदस्ती गिफ्ट पकड़ाने की कोशिश की तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही यहां दोबारा आने के लिए मना किया था। ये ले लो, फिर मैं कुछ दिनों तक यहां वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं। वैसे तो तुम्हें एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, फिर भी मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। करण उसे गिफ्ट लेते हुए एक पल के लिए झिझका और फिर उसने संजना को देखा। जब संजना ने नोटिस किया कि वो कैसे अपने पास रखे डस्टबिन को देख रहा है तो उसे डर लगा कि कहीं उसकी सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए उसने जल्दी से कहा, अगर तुम मेरी बनाई हुई कुकीज नहीं खाओगे तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। करण थोड़ा कंफ्यूज हुआ। संजना ने डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने इसे फेंका तो मतलब तुम इसे नहीं खाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, है ना? ये सुनकर करण दुविधा में पड़ गया। वो कुकीज खाए चाहे ना खाए, लेकिन दोनों तरफ से फंसेगा। संजना ने खुशी से चहकते हुए कहा, गुड बाय, मैं तुमसे तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के बाद मिलूंगी। उसके बाद संजना करण से मिलने बिल्कुल भी नहीं आई। यहां तक कि उसके एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद भी वो नहीं आई। तब तक संजना के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे और वो अपनी आंटी की निगरानी में पढ़ाई कर रही थी। उसके एग्जाम के बाद भी वो उससे मिलने नहीं जा पाई क्योंकि स्पोर्ट्स में एडमिशन लेने की वजह से उसके ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपनी साथी स्टूडेंट के साथ वापस घर आने के लिए रवाना हुई। जब वो अपने घर के पास वाली गली में पहुंची तो उसने वहां करण को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में खड़े देखा। संजना उसे देखकर चौंक गई और करण की तरफ दौड़ी। करण, तुम यहाँ क्यों आए हो? संजना और उसके मेल स्कूलमेट को देखते हुए करण की आंखों में अजीब से भाव थे। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। अगले ही पल वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को बाय बोलकर करण के पीछे दौड़ी। करण! वो उसे अनदेखा करके चला गया। संजना उसके सामने खड़ी होकर खिलखिलाती मुस्कान के साथ बोली, तुम ऐसे ही आए हो या मुझसे मिलने आए हो? करण उसे फिर भी इग्नोर करता रहा, लेकिन संजना ने पूछना नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें मेरी याद आई? वो चुप रहा, जैसे हर कीमत पर उसे इग्नोर करने का मन बना चुका हो।
संजना उसके आजू बाजू फुदकती रही। वहां आसपास कई दुकानें थी और कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने पानी छिड़क रहे थे। जोश जोश में संजना का पैर पानी के भरे गड्ढे में चला गया और वो गिर गई। उसे इतना दर्द हुआ कि वो बस रोने ही वाली थी। आह, दर्द हो रहा है। आखिरकार करण ने मुड़कर संजना को देखा। उसके देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी। दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी है। करण, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए सब खत्म हो गया? क्या मैं इस उम्र में लंगड़ी हो जाऊंगी? मैं एक एथलीट हूं और मुझे स्विमिंग करनी है, चैंपियन बनना है। और करण उसके पास आकर बैठ गया। उसने उसके पैर को हाथ से दबाकर पूछा, यहां दर्द हो रहा है? हाँ। फिर उसने दूसरा पैर उठाकर दबाया। यहां दर्द हो रहा है? हाँ। वो जहां जहां भी हाथ लगाता संजना वहीं दर्द बताती। आखिर बाद में उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे ज्यादा दर्द यहां है। ये सुनते ही करण जोर से हंस पड़ा। संजना ने पहली बार करण को इतने खुलकर हंसते देखा था और वो हंसते हुए बहुत अच्छा लगता था। खड़ी होने के बाद भी संजना पैर में दर्द होने की शिकायत कर रही थी और एक कदम भी चलना नहीं चाहती थी। तो करण उसे गोद में उठाकर पास के एक क्लिनिक में लेकर गया। डॉक्टर ने बताया सब कुछ ठीक है और वो बस कुछ दिनों तक पैर में दवाई लगाने के बाद ठीक हो जाएगी। करण उसे घर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो घर जाने को तैयार नहीं थी। उसने करण के गले में बाहें डालकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और बस दोनों पास के एक पार्क में जाकर बैठ गए। करण को अपनी चोट पर दवा लगाते देख संजना एक बार फिर कहे बिना नहीं रह पाई। करण, आई लाइक यू। उसने पूछा, क्यों? संजना कुछ देर तक सोचकर बोली, क्योंकि तुम बहुत गुड लुकिंग हो। दिन भर तुम्हें देखते रहने से ही मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। करण चुपचाप उसे देखता रहा। फिर अचानक वो ऐसे हंसने लगी जैसे उसके साथ मजाक कर रही हो। मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी, मुझे बस इतना पता है कि लेकिन आई जस्ट लाइक यू। आगे बढ़कर उसने संजना को बाहों में लेकर उसे किस कर लिया। वो उनके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन मासूमियत भरा था, क्योंकि ये दोनों का ही फर्स्ट किस था। करण ने किस करने के थोड़ी देर के बाद कहा, ये मेरे पीछे आने की तुम्हारी घमंडी सोच का नतीजा है। जब संजना को एहसास हुआ कि करण ने क्या किया, तो शर्म से लाल हो गई और घबराकर बोली, वो उसे उसका पीछा करने के लिए डांट रहा था और फिर भी उसे किस कर दिया। इसका क्या मतलब है? करण ने उसे देखकर कहा, मैंने तुम्हारी बनाई हुई कुकीज नहीं खाई। नहीं खाई? संजना को याद आया कि उसने कहा था कि अगर तुम मेरे हाथों की बनी कुकीज नहीं खाओगे तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। संजना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। यस, उसने सिर्फ एक शब्द कहा। वाओ! संजना करण के गले में बाहें डालकर खुशी के मारे चिल्लाने लगी। तुम मान गए? तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान गए? मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूं, है ना? उसने एक बार फिर पूछा। उसकी आवाज संजना के कानों में बहुत मीठी लग रही थी। क्या ये खतरे की निशानी है? उसने कंफ्यूज होकर सोचा। ऑफ कोर्स, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। वो इतनी खुश थी कि करण पर कूद पड़ी और उसे नीचे गिरा दिया। उसके ऊपर बैठकर उसने करण से पूछा, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो, है ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसका चेहरा खुशी से और भी खिल गया। तो फिर दोबारा किस करने के बारे में क्या ख्याल है? उसने कंफ्यूज होकर कहा। और किस नहीं। क्यों? उसने इसका जवाब नहीं दिया और चुप रहा। संजना उसके किस करने का इंतजार करती रही। जब उसे एहसास हुआ कि वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है, तो उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा। वो बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं, तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। संजना ने तुरंत हामी भर दी।
मुझे बताओ बताओ, 3 शर्तें कौन सी हैं? पहला, तुम्हें दूसरे लड़कों से दूर रहना होगा, कोई नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं, और ना किसी के साथ अकेले घर जाओगी। उसने तुरंत ओके कहा। फिर पूछा, पहले जब तुम मुझे देखकर वापस जा रहे थे तो क्या तुम जेलस थे? करण ने आगे कहा, दूसरा, मेरे अलावा तुम किसी को नहीं कहोगी कि तुम उन्हें पसंद करती हो। उसका मतलब साफ था, वो सिर्फ उसे पसंद करती थी। इस बार तो उसने जल्दी हाँ कर दी। ये तो पक्का है, आई ओनली लाइक यू। 3, वो कुछ देर रुका। अगर तुम्हें अभी पता चले कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं तो तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा। ठीक है, नाराज नहीं होंगी, संजना ने पूरे निश्चय से कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा। अगले ही पल करण ने उसे किस कर लिया। कोच, आप अभी तक घर नहीं गई? उसे किसी ने पुकार कर उसे यादों से बाहर निकाला। तब संजना को एहसास हुआ कि करण के जाने के बाद भी वो पूरे टाइम वहीं बैठी रही, यहां तक कि उसका गीला शरीर भी सूख चुका था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हल्की बारिश होना शुरू हो गई। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। पहले उसे लगा था कि वो करण से जुड़ी हर बात भूल चुकी है, लेकिन उसे अभी भी सब कुछ याद था। कपड़े चेंज करके संजना घर के लिए निकल गई। कोई ट्रेनिंग हॉल के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर संजना पर पड़ी, वो उसका मजाक उड़ाने की इंटेंशन से उसकी तरफ बढ़ी। जब संजना ने उसे देखा तो वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसे सुनाई दिया, शेमलेस। कंफ्यूज होकर संजना ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा शर्लिन? अगर तुम नहीं चाहती कि किसी को ये बात पता चले तो अच्छा होगा कि तुम आगे से ऐसा कुछ ना करो। ये ट्रेनिंग हॉल है और तुम यहाँ बेशर्मों जैसे बिहेव कर रही थी। बट ऑफ कोर्स, सबसे शर्म की बात तो तब हुई जब तुम्हारे उसे जबरदस्ती किस करके सेड्यूस करने की कोशिश के बावजूद उसने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया। शर्लिन ये सब कहते हुए ऐसे मुंह बना रही थी जैसे उसे घिन आ रही हो। उसे संजना से बिना वजह नफरत थी। वो अपनी जलन को काबू नहीं कर पा रही थी। जब तक संजना वहां है, चाहे जो हो जाए, वो हमेशा दूसरे नंबर पर रहेगी। उसने एक बार सबको कहा था कि वो संजना को हराकर चैंपियन की जगह लेना चाहती है, ताकि उससे बदला ले सके। लेकिन अभी भी उसके सपने के पूरे होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अगर संजना को एंडोर्समेंट मिलता है तो मिलने दो। अगर संजना को ग्रोवर फैमिली के करीब आने का मौका मिलता है तो मिलने दो, लेकिन उसे इतना अच्छा कोच मिलेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। शर्लिन को समझ नहीं आ रहा था कि सारी चीजें संजना के साथ ही क्यों हो रही है। वो गुस्से में ट्रेनिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो अपने आंखों से देखना चाहती थी कि संजना करण को कैसे स्विमिंग सिखाती है, कि वो उसका ऐसा दीवाना हो गया कि उसे उसके अलावा कोई और नहीं चाहिए था। वो अपने मन से ये बात नहीं निकाल पा रही थी कि संजना के कोच बदलने के पीछे करण का हाथ है, वरना इंद्रजीत जैसा कोच जो एक बार में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिखाता है, अचानक से संजना में इंटरेस्ट क्यों लेगा? और ये सब करण की कोचिंग शुरू होने के बाद हुआ था। लेकिन किस्मत से उसे कोई और नजारा देखने को मिल गया। संजना को कोई आइडिया नहीं था कि शर्लिन ने क्या देखा, लेकिन उसे पता था कि शर्लिन को गलतफहमी हुई है। उसके बावजूद उसने कोई सफाई नहीं दी। अगर वो देती भी तो शर्लिन उसे बहाना समझती। सबको अपनी तरह मत समझो। संजना पलटकर बाहर जाने लगी। शर्लिन ने गुस्से में संजना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने अपना हाथ झटके से छुड़ाकर शर्लिन को वार्निंग देते हुए कहा, शर्लिन, मेरे से उलझना मत। उसकी वार्निंग सुनकर एक पल के लिए शर्लिन घबरा गई। उसको जाता देखकर वो पीछे से चिल्लाई, संजना। उसे पूरी तरह से इग्नोर करके संजना स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। उसे अब बहुत भूख लग रही थी। पास की एक स्टॉल पर स्कूटी खड़ी करके उसने एक कप नूडल ऑर्डर किया। जैसे ही उसने अपने नूडल्स खाना शुरू किया,
उसे पुरानी बातें याद आने लगी। ऐसे ही अतीत में वो और करण नूडल्स खाने गए थे। उसने अपने हिस्से का खाना भी उसे पास करते हुए कहा था, और खाओ, तुम जरूरत से ज्यादा दुबली हो। क्या एथलीट्स को मसल नहीं बनाने होते? लेकिन तुम्हारी मसल्स तो है ही नहीं, तुम पर खाने का कोई असर नहीं हो रहा है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकी, और जब वो दोनों साथ थे तो करण ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसे वो बेस्ट बॉयफ्रेंड का खिताब दे सकती थी। उनके बीच कभी छोटी मोटी नोकझोंक भी नहीं हुई, भले ही वो शक्ल से कठोर और बेरुखा दिखता हो। उसने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया था। वो हमेशा उसे बचपना छोड़ने के लिए कहता, उससे पूछता कि वो अभी तक 10th में क्यों है। क्योंकि वो हाई स्कूल में थी, इसलिए उसके रिश्ते के बारे में सबको बताने का टाइम सही नहीं था। उसके लिए उसने किसी दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का फैसला किया। कोई नहीं जानता था कि उसने ये सब सिर्फ उसके लिए किया था। उसने कहा था कि उसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उसे हर हाल में सबसे बेस्ट लाइफ देगा और उसके होते हुए उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देगा, चाहे वो अतीत में कितने ही करीब क्यों ना हो। अब उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। ब्रेकअप ने उसको इतना दर्द दिया कि वो इससे अभी तक उभर नहीं पाई थी। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। जब उसे याद आया कि वो उससे कैसे ब्रेकअप करने की वजह पूछना चाहती थी, तो उसे लगा कि ये पूछकर वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ बन जाती। संजना को खुद पर ही हंसी आ रही थी। वो अभी किसी फालतू बात पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। इस टाइम उसकी प्रायोरिटी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना था। सिर्फ उसकी मेहनत ही उसे शर्मिंदा होने से बचा सकती थी। अगले दिन संजना आधा घंटा जल्दी आ गई। जब वो पूल पर पहुंची तो उसने देखा कि हमेशा आलसी पड़े रहने वाली शर्लिन उससे पहले से प्रैक्टिस कर रही थी। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्लिन का चाहे जो मकसद हो, वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहती थी। जब तक वो थोड़ी एक्सरसाइज करके हटी, बाकी स्विमर्स भी आ गए। अपने कोच इंद्रजीत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने एडजस्टमेंट्स किए। उसने नोटिस किया कि शर्लिन उसकी नकल करने की कोशिश कर रही है। जब संजना तैरती तो शर्लिन भी तैरने लगती। इतना ही नहीं, उसने उसका टाइमिंग भी बीट करने की कोशिश की। उसकी हरकतों को अनदेखा करके संजना शांतिपूर्वक अपनी प्रैक्टिस करती रही, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। फिर भी उसे मालूम था कि वो जितना ज्यादा खुद को शांत दिखाती, शर्लिन उतना ज्यादा उसे इरिटेट करना चाहती थी। शर्लिन को उसके इस बिहेवियर से बहुत चिढ़ थी। इतना इरिटेट करने के बाद भी संजना का शांत रहना उसके लिए इंसल्ट से कम नहीं था, जैसे शर्लिन और उसमें कोई बराबरी ना हो। उसे ये सब देखकर कैसे गुस्सा नहीं आ रहा। वो संजना के पास जाकर गुस्से में बोली, मुझे आज चौथी लेन में स्विमिंग करनी है। पूल में सिर्फ 8 लेन्स थी। ग्रुप के बेस्ट स्विमर अक्सर चौथी लेन चुनते थे और बाकी स्विमर्स अपने रिजल्ट के अनुसार 5वीं, तीसरी, छठी, 7वीं, दूसरी, पहली और 8वीं में से बेस्ट लेन चुनते थे। शर्लिन का चौथी लेन चुनने का मकसद अपने को संजना से बेहतर प्रूफ करना था। संजना ने शर्लिन को एक नजर देखा, जो पूरे जोश से भरी स्विमिंग कर रही थी। नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए अक्सर आप किसी भी लेन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जहां चाहे स्विमिंग कर सकता था। संजना जिस तरह से उसे इग्नोर कर रही थी, वो देखकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो पानी से निकलकर पूल के साइड में खड़ी हो गई। संजना को प्रैक्टिस करता देख वो उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुमने 2 आदमियों को सिड्यूस क्या कर लिया? तुम यहाँ पर अपनी मनमर्जी कर सकती हो? उसकी तीखी आवाज ने बाकी सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब लोग कंफ्यूज थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। संजना ने अपना पेशेंस बनाए रखते हुए शर्लिन से पूछा, यहाँ कौन अपनी मनमर्जी कर रहा है? यहाँ कौन घमंड में घूम रहा है? वेल, एक्चुअली तुम्हें सबको चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं कि तुमने 2 लोगों को सिड्यूस किया है। ये सीक्रेट सबको पता है।
उसने जोकर जैसी हरकतें कर रही शर्लिन को देखकर मजाक के अंदाज में कहा। शर्लिन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यू? उसे अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव दिखाई दे रहे थे। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो उन लोगों पर चिल्लाई, तुम लोग क्या देख रहे हो? ये सब उसने किया है, फिर मुझे क्यों देख रहे हो तुम? इतना कहकर वो वहां से चली गई। जब मोहिंदर ने उसे ढूंढा तो वो ट्रेनिंग हॉल के बाहर छुपकर सिगरेट पी रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें सिगरेट पीने से मना किया था? सिर्फ एक सिगरेट ही तो पी है, इसमें क्या बड़ी बात है? शर्लिन का मूड बहुत खराब था। एक सिगरेट? क्या तुम्हें नहीं पता कि शराब और सिगरेट पीने से तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा? तुम एक एथलीट हो और इस साल 21 साल की हो जाओगी। तुम नेशनल टीम में तभी जा पाओगी जब तुम स्टेट टीम ज्वाइन करके बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, वरना तुम्हें स्विमिंग छोड़नी पड़ेगी। शर्लिन, मैं हमेशा से तुम्हारा कोच रहा हूं। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। मोहिंदर ने गहरी सांस भरते हुए कहा। शर्लिन ने बिना कुछ बोले चिढ़कर अपनी सिगरेट फेंक दी। मैं स्टेट टीम में जरूर शामिल होंगी। देखो, क्या मैं आज प्रैक्टिस के लिए जल्दी नहीं आई? मोहिंदर का मुंह उतरा हुआ था। क्या तुम्हें पता है कि हमारा क्लब इस बार सिर्फ 3 लोगों का ही सिलेक्शन करेगा? 2 लड़के पहले ही फाइनल हो चुके हैं। लड़की के लिए सिर्फ 1 सीट बाकी है। आपने क्या कहा? ये सुनकर शर्लिन सख्ते में आ गई। सिर्फ 1 सीट क्यों बची है? पहले तो ऐसा नहीं था। इस साल चीजें बदली है। तुम और संजना दोनों स्कूल की स्विमिंग टीम से हो, लेकिन वो शहर की टीम से है और यहां तक कि उसने कॉलेज गेम्स में चैंपियनशिप भी जीती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि किसको जगह मिलेगी? मोहिंदर ने चिल्ला के पूछा। आपका मतलब है मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मुझे उसमें हिस्सा लेने का चांस भी नहीं मिलेगा? शर्लिन को यह सब जानकर और गुस्सा आने लगा। संजना हमेशा वही क्यों होती है? किस बेसिस पर आखिर? शर्लिन गुस्से से आग बबूला थी। मोहिंदर ने कहा, उसी बेसिस पर जिस पर उसने चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वाओ, चैंपियनशिप का खिताब! वो लूजर! सही है, वो चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली लूजर ही है, लेकिन सब चैंपियन को ही याद रखते हैं। तुमको छोड़ो, तीसरे नंबर पर आने वाले रनर अप को भी कोई याद नहीं रखता है। गुस्से में उसके दांत किटकिटा रहे थे। वो कोशिश करने के बाद भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी। काफी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, कोच, अगर हम सबको बताएं कि उसने चैंपियनशिप अपनी मेहनत से नहीं जीती है तो? उसके अंदर जलन और नफरत की भावना इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मोहिंदर ये सुनकर दंग रह गया। क्या तुम सोच रही हो? अगर मुझे ठीक से याद है तो कॉलेज गेम्स से पहले थोड़ा बीमार थी। अगर उसे सर्दी जुकाम था तो उसने जरूर दवा ली होगी, और ज्यादातर जुकाम की दवाओं में अल्कोहल की कुछ मात्रा होती है। शर्लिन की आंखों में शैतानियत नजर आ रही थी। अगर मैं इसके बारे में इंटरनेट पर दावा करते हुए अफवाह फैला दूं कि उसने कंपटीशन के लिए नशा किया था, तो न सिर्फ उसका चैंपियनशिप टाइटल छिन जाएगा, बल्कि वो भविष्य के लिए कंपटीशन से बैन कर दी जाएगी। मोहिंदर ने कुछ पल सोचकर इनकार में सिर हिला दिया। इससे कुछ नहीं होगा। इस वक्त बॉस फीमेल टीम के लिए एक एक्स्ट्रा सीट लेने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम मेरी कोचिंग लेकर संजना जैसी मेहनत करो तो तुम उसे पक्का हराने में कामयाब हो जाओगी। संजना जैसी मेहनत करूं? शर्लिन ने सोचा। शर्लिन ने चिढ़कर कहा, क्योंकि आपकी नजरों में संजना एक आदर्श स्विमर है, तो आप उसे जाकर क्यों नहीं सिखाते? अगर आप चाहें भी तो शायद वो इस वक्त आपसे सीखने में इंटरेस्टेड ना हो। अपनी इंसल्ट सुनकर मोहिंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही शर्लिन को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा, उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसने आंखों में आंसू भरकर मोहिंदर से कहा, मैंने जो भी कहा सब गुस्से में कहा। आई एम सॉरी। मुझे इस वक्त सचमुच समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास सिर्फ आप ही हो कोच। मोहिंदर ने बात को टालते हुए कहा, फॉरगेट इट। मुझे पता है कि तुम गुस्से में ये सब बोल रही थी। अच्छे से प्रैक्टिस करो।
मुझे विश्वास नहीं होता कि हर बार संजना की किस्मत इतनी अच्छी होगी। कई बार जब किसी से ज्यादा उम्मीदें की जाती है तो उस पर प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है। उसने हाथ बढ़ाकर शर्लिन की पीठ थपथपाते हुए कहा। वो तुरंत अपने को बेचारी दिखाते हुए उसके सीने से लग गई। अचानक वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। अपने दांत भींचते हुए वो दिल ही दिल में चीख रही थी, संजना। शर्लिन पर मोहिंदर की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। वो मन ही मन संजना से पीछा छुड़ाने के आइडियाज सोच रही थी ताकि उसे स्टेट टीम में जगह मिल सके। ट्रेनिंग हॉल में लौटने के बाद उसका स्विमिंग प्रैक्टिस करने का कोई इरादा नहीं था। रेस्टिंग एरिया में बैठकर उसने प्रैक्टिस कर रही संजना को देखा। भले ही उसे उससे कितनी ही जलन हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि संजना का स्विमिंग पोस्चर सबसे बेस्ट था, क्योंकि वो उनमें से सबसे दुबली थी। एक बार शर्लिन ने भी कोशिश की थी। वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो पानी में संजना जैसा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। संजना के स्ट्रोक बहुत क्लासी होते थे। मोहिंदर ने उसे बताया कि इसके लिए बहुत न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ताकि स्विमर अपनी कमर से लेकर पैर की उंगलियों, फिर अपने कंधों तक अच्छी स्थिरता बनाए रख सके जब वो आर्म स्ट्रोक्स कर रहे हों तब भी। इसके लिए न केवल अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत थी, बल्कि उनमें काबिलियत भी होनी चाहिए। भगवान भी उस पर इतना मेहरबान था कि उसे सब बेस्ट दिए जा रहा था। ये भेदभाव महसूस करके शर्लिन को और गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वो प्रैक्टिस करने के लिए पूल में जाने वाली थी, अचानक उसकी नजर प्लेसमेंट एरिया पर पड़ी। प्रैक्टिस के दौरान सभी को अपने टॉवल्स, कप्स और मोबाइल फोन प्लेसमेंट एरिया में अपने लॉकर में रखने होते हैं। ये ध्यान आते ही शर्लिन इधर उधर देखते हुए वहां जाने लगी। ये नोटिस करके कि उसे कोई देख नहीं रहा है, उसने संजना का मोबाइल उठा लिया। क्या संजना करण को सिड्यूस करने पर नहीं तुली हुई थी? क्यों ना उसकी मदद की जाए? शर्लिन संजना का मोबाइल ले आई। उसे उसका पासवर्ड नहीं पता था। उसने कई नंबर ट्राई किए, जिसकी वजह से फोन लॉक हो गया और शर्लिन को दोबारा ट्राई करने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ा। वो इतने गुस्से में थी कि उसने संजना का फोन डस्टबिन में फेंक दिया। जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो वो ये सोचकर खुश होने लगी कि संजना अपना फोन ना पाकर कितनी परेशान होगी। क्योंकि शर्लिन अभी भी गुस्से में थी, इसीलिए उसने एक बार और ट्राई करने का सोचा। दोनों रोज मिलते थे, इस वजह से शर्लिन को ध्यान था कि संजना अक्सर किस तरह अपना मोबाइल अनलॉक करती है। वो आखिरी बार था। अगर वो इस बार भी सफल नहीं हो पाई तो मोबाइल फिर से अपने आप लॉक हो जाएगा। लेकिन किस्मत से फोन अनलॉक हो गया। शर्लिन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कॉन्टैक्ट्स चेक करके उसने करण का नंबर निकाला और उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसने खुद देखा कि करण संजना से कितनी नफरत करता है, और अब जब वो इतने हैरेसिंग टेक्स्ट भेजेगी तो करण की नफरत और बढ़ जाएगी। फिर तो ऐसा चांस ही नहीं था कि वो संजना से कोचिंग लेना कंटिन्यू करे। शर्लिन की खुशी की सीमा नहीं थी। वो करण को संजना पर गुस्सा करते देखने की कल्पना कर रही थी। करण अपने पिता से फोन पर बात खत्म करके हटा था। उसके पिता जानना चाहते थे कि वो आर्मी में ही रहना चाहता है या फिर बिजनेस शुरू करना चाहता है या राजनीति में इंटरेस्टेड है। बट ऑफ कोर्स वो दूसरे देश जाकर भी सेटल हो सकता है। करण ने अपने पिता को कोई पक्का फैसला नहीं बताया था। बात खत्म करके वो खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी उसके फोन में इनकमिंग मैसेज का नोटिफिकेशन आया, जो कॉफी टेबल पर रखा हुआ था। उसने नजर घुमाकर देखा। जिस नंबर से मैसेज आया था उसे देखकर उसके सख्त चेहरे पर नरमी आ गई। ये वो नंबर था जिसे उसने सेव नहीं किया था, फिर भी उसे दिल से याद था। वो उसके दिलो दिमाग में इस तरह से छपा हुआ था कि इसे उल्टा भी पढ़ सकता था। थोड़ा झिझकने के बाद उसने मैसेज पढ़ने के लिए मोबाइल उठाया। तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती।
सिर्फ तुम्हें चाहना है और तुम्हें सोचना है और तुमसे बहुत प्यार करना है। ये पढ़कर करण के हाथों से फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। क्या ये प्रेम संदेश है या एक हरासमेंट टेक्स्ट है? वो क्या भेज रही है? करण ने खुद को यकीन दिलाने के लिए बार बार उस फोन नंबर को देखा। ये 100% उसी का नंबर है। भले ही उसने ये नंबर अपने मोबाइल में सेव ना किया हो, लेकिन इस नंबर के हर डिजिट उसे मुंह जुबानी याद है। मैसेज देखकर उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अतीत में भी उसने करण को इस तरह के मैसेजेस भेजे थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर में वो अपने प्यार का इजहार करती रही थी, लेकिन उसके लास्ट सेंटेंस को पढ़कर जिसमें वो उसे प्यार करने की इच्छा जता रही है, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। वो इतनी डिमांडिंग बातें कभी भी नहीं करती। उनके अभी के रिश्ते को देखते हुए उसके पास ऐसे मैसेज भेजने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। क्या चल रहा है? ये क्या करने की कोशिश कर रही है? वो मोबाइल को थोड़ी देर तक देखता रहा, जैसे वो मोबाइल में घुसकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि संजना की तरफ क्या चल रहा है। और बस उसी पल एक और नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसे एक और मैसेज आया था। मैसेज फिर से उसी नंबर से था। मैं जानती हूं कि मैंने वो अचानक से कहा, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूं और उस पल में बस तुम्हारी हो जाना चाहती हूं। मैसेज पढ़कर करण कुछ बोल नहीं पाया। पहला मैसेज फिर भी ठीक था। अगर कोई उसे कन्फेशन टेक्स्ट कहेगा तो फिर ये पक्का हरासमेंट टेक्स्ट होना चाहिए। सेड्यूस करने के लिए किया गया टेक्स्ट। हर शब्द बहुत ही चीप तरीके से लिखा गया है। फिर भी करण जैसा स्मार्ट इंसान ये कैसे नहीं समझ पाता कि मैसेजेस भेजने वाली संजना नहीं बल्कि कोई और है। क्या उसका मोबाइल खो गया है? लेकिन अगर ऐसा होता तो जिसको भी मोबाइल मिला होगा वो ऐसे मैसेजेस क्यों भेजेगा, वो भी इत्तेफाक से उसके नंबर पर? हो सकता है वो अकेले ना हो जिसने ऐसे मैसेजेस रिसीव किए हों। क्या भेजने वाले ने उसके फोन से और लोगों को भी ऐसे मैसेजेस भेजे हैं? ये सोचकर करण को गुस्सा आने लगा। उसने अपने आप को शांत किया। फिर उसने उसी नंबर पर कॉल लगाया। पहला मैसेज भेजने के बाद शर्लिन को लगा कुछ गड़बड़ है। ये तो बस एक साधारण सा कन्फेशन टेक्स्ट था जिससे संजना की चीपनेस का पता नहीं चलता। वो संजना को बुरी तरह से करण की नजरों में गिराना चाहती थी, इसीलिए उसने बाद में भी एक और मैसेज भेजा। इस मैसेज को जो भी आदमी देखेगा उसे पता चल जाएगा कि संजना कितनी गिरी हुई लड़की है। जब ये सब सोचकर शर्लिन खुशी में झूम रही थी, अचानक फोन बजा। घबराहट में उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। करण ने फोन किया। वो अब क्यों कॉल कर रहा है? एक पल के लिए शर्लिन को बहुत डर लगा। जाहिर था कि वो कॉल नहीं उठा सकती थी। उसकी आवाज संजना से काफी अलग थी। शायद वो इसीलिए कॉल कर रहा हो क्योंकि सामने से उससे बात नहीं करना चाहता हो, है ना? यही बात होगी। उसे संजना ने जबरदस्ती किस कर लिया था और अब जब आज उसे संजना ऐसे हरासमेंट टेक्स्ट भेज रही है तो वो पक्का अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा होगा। ये कॉल उसने संजना को ये कहने के लिए किया होगा कि वो आज के बाद उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। ये सोचकर उसकी जान में जान आई। अगर ऐसी बात है तो वो आग में घी डालने का काम कर सकती है, जिसके कारण करण का गुस्सा और बढ़ जाए। उसने वापस फोन उठाया और एक और मैसेज भेजा। मैं सेक्सी आउटफिट पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उधर जैसे ही करण की नजर टेक्स्ट पर गई, वो गुस्से से लाल हो गया। वो फौरन तेजी के साथ घर से बाहर निकल